हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ सुनाती हूँ रियल क्राइम स्टोरीज। आज की मेरी कहानी भी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। देहरादून की एक कहानी दिल दहला देने वाली थी। दिल दहला देने वाली कहानी इसलिए भी थी क्योंकि जिसके भरोसे हम रात की चैन की नींद सोते हैं, अगर आपको पता लगे कि ऐसा ही एक जवान किसी की मौत का कारण हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए जानते हैं क्या थी वो स्टोरी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये कहानी 10 सितंबर 2023 की है। 10 सितंबर की सुबह 7 बजे एक शख्स रायपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और पुलिस वालों को बताता है कि यह सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। रायपुर पुलिस स्टेशन का इलाका देहरादून में आता है। फ़ोन आते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच जाती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जलाने की कोशिश की गई थी। उसके सिर और जिस्म पर चोट के गहरे निशान थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह से जला नहीं था और उस लाश की हुलिये से लग रहा था कि वो देहरादून की नहीं है। फौरन डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जब फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे कि लड़की की पहचान की जा सके। लाश के पास एक टॉयलेट क्लीनर की खाली बॉटल पड़ी हुई थी। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं था जिससे कि लड़की की शिनाख्त की जा सके। लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो जो ड्रेस उसने पहनी है वो बिल्कुल नहीं है। अब फॉरेंसिक टीम के पास 3 चीजें थीं: लड़की की लाश, टॉयलेट क्लीनर की खाली बॉटल और वो नई ड्रेस। पुलिस के पास इन सबूतों के अलावा कातिल को ढूंढने का और कोई सुराग नहीं था। पुलिस के पास अब ना तो कातिल का कोई पता था, ना ही उन्हें कत्ल करने की वजह पता थी। अब पुलिस को ये सारी बातें पता करनी थी। पुलिस ने अपना काम शुरू करा। जहां ये लाश मिली थी वो शहर से थोड़ी ही दूर और सुनसान इलाके में मिली थी। वहां आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं था, तो पुलिस ने उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी को खंगालना शुरू करा। दरअसल उस रास्ते में कोई होटल और रेस्टोरेंट भी नहीं था। वहां लोग अपने खाने पीने का सामान लेकर के पिकनिक मनाने जाया करते थे और शाम तक वो लोग वापस आ जाया करते थे। पुलिस को उस लाश के बारे में जब पता लगा वो सुबह का समय था, तो पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद कोई ये लाश रात को 10 बजे के आसपास या 10 बजे के बाद उसको वहां फेंक करके चला गया होगा, क्योंकि रात 10 बजे के बाद उस रोड पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। जो लोग भी पिकनिक मनाने आते हैं वो तब तक लौट चुके होते हैं। यानी पिछले 9 घंटे के दौरान जो भी कातिल होगा उसने यहाँ लाश को ठिकाने लगाया होगा। पुलिस उस रोड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू करती है कि इस रूट से आखिर कितनी गाड़ियां गुजरी थी। उस समय के बीच करीब 240 गाड़ियां इस रूट से गुजरी थी। इस पूरी जांच में करीब 10 सीसीटीवी कैमरा की मदद ली गई थी। अब जो गाड़ियां जा रही थी वो वापस भी आ रही थी, क्योंकि वो तो एक पिकनिक स्पॉट था। पुलिस ने किलोमीटर और समय को नापा तो देखा कि उनको एक लगभग तय वक्त लग रहा था गाड़ियों को जाने में और वापस लौटने में। पुलिस ने देखा कि 240 की 240 गाड़ियां सभी वापस आ चुकी थी। धीरे धीरे पुलिस ने उन 240 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया। 240 गाड़ियों में से 18 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की गई। ये वो गाड़ियां थी जो कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में कोई शक पैदा कर रही थी, क्योंकि बाकी सभी गाड़ियां किलोमीटर के हिसाब से लगभग 20 मिनट में वापस आ रही थी, जबकि इन 18 गाड़ियों को 40 से 50 मिनट का समय लगा। तो देरी की वजह से इन 18 गाड़ियों की एक लिस्ट बनाई गई। अब पुलिस की दूसरी टीम लाश के पास में मिले दूसरे सबूतों की जांच करने लग गई थी। लड़की की नई ड्रेस से ये पता लगाया गया कि ये जूडियो ब्रांड की ड्रेस थी। ड्रेस के स्टिकर के बारकोड से उस ड्रेस का पता लगाया गया कि वो ड्रेस कहाँ से खरीदी गई थी। देहरादून में सिर्फ 2 ही स्टोर थे जहां इस ब्रांड की ड्रेस मिलती थी। जब पुलिस उन दोनों स्टोर्स पे जाती है तो उसमें से एक स्टोर पे वो लड़की की ड्रेस का बारकोड मैच कर जाता है। उससे ये पता लगता है कि ये ड्रेस 8 लोगों को बेची गई थी। अब पुलिस ने सबकी डेट और टाइमिंग देखी। डेट और टाइमिंग के हिसाब से उस स्टोर के इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। धीरे धीरे सावधानी से कैमरे को देखा गया तो पता लगा कि एक लड़की जिसकी लाश मिली थी उसकी हूबहू शक्ल और उसी हुलिये की लड़की स्टोर में आ रही थी। उस लड़की के साथ एक आदमी को भी देखा गया। उसके बाद स्टोर से निकलने के बाद एक दूसरे की
कैमरे से ये पता लगता है कि दोनों एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं। वो एक बड़ी एसयूवी गाड़ी थी और उस गाड़ी पे आर्मी लिखा हुआ था। अब पुलिस के हाथ एक अच्छा सुराग लग गया था। अब पुलिस ने जो 18 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करी थी उससे इस एसयूवी का मिलान करना शुरू किया और पुलिस ने पाया कि उनमें से एक वही गाड़ी है जो शोरूम के बाहर दिखाई दी थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने 18 में से 17 गाड़ियों को साइड कर दिया और 18वीं गाड़ी यानी जिस पर आर्मी लिखा हुआ था उसी पर फोकस किया। अब पुलिस ने देखा कि उस गाड़ी का उस रात का रूट क्या था। पुलिस ने देखा कि बाकी गाड़ियां जहां 20 से 25 मिनट का समय ले रही थी वहीं इस गाड़ी ने 42 मिनट का समय लिया। पुलिस ने इस रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाया कि गाड़ी आखिर किसके नाम पर है, तो ये पता चला कि गाड़ी किसी रामेंदु उपाध्याय नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और जब पुलिस ने उसका नंबर निकाल करके उस पर कॉल करा तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस ने इस रामेंदु उपाध्याय के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि रामेंदु उपाध्याय देहरादून में पोस्टेड है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। चूँकि ये मामला आर्मी का था, अब एक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे रैंक के अफसर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था कि वो एक लड़की के साथ शोरूम में कपड़े खरीदने गए थे। इसलिए पुलिस के सीनियर अफसरों ने कहा कि इतने सबूत काफ़ी नहीं हैं। अब पुलिस की एक टीम ने उसके दूसरे नंबर का पता लगवाया और इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस वालों ने रामेंदु की लोकेशन निकाली तो उन्हें पता चला कि जिस दिन ये लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था उस दिन उसकी लोकेशन शोरूम के बाहर की ही थी। चूँकि शोरूम के बाहर वो गाड़ी कैप्चर हुई थी, इसका मतलब ये था कि वो गाड़ी रामेंदु ही चला रहा था। 9 सितंबर के दिन की लोकेशन को जब चेक करा गया तो उन्हें पता चला कि जिस इलाके में उन्हें लड़की की लाश मिली थी रामेंदु की लोकेशन भी उसी जगह की मिली। चूँकि एक साइंटिफिक एविडेंस था, अब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे कि वो वहीं पर मौजूद था जहां पर वो लाश मिली थी। गाड़ी का सीसीटीवी में कैप्चर होना, गाड़ी का 42 मिनट लेट आना, जहां पर वारदात हुई वहां पर आना और रामेंदु की मौका वारदात पर मोबाइल लोकेशन दिखना, ये सब सबूत काफ़ी थे उससे पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस रामेंदु उपाध्याय के घर पहुंचती है वहां जाकर उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है और उसकी गाड़ी में कुछ खून के धब्बे पाए जाते हैं। अब पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि रामेंदु कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल यानी रामेंदु उपाध्याय को एक मर्डर केस में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और फौरन आर्मी को खबर कर दी जाती है। आर्मी वालों को देहरादून के एसएसपी ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार करने की पूरी वजह बताई और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी। अब रामेंदु से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी ये सामने आई कि जनवरी 2020 में रामेंदु उपाध्याय सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे। रामेंदु शादीशुदा है और इसका 2 साल का एक बच्चा भी है। सिलीगुड़ी में एक रात किसी डांस बार में जाते हैं। वहाँ इन्होंने पहली बार श्रेया शर्मा नाम की लड़की को देखा। श्रेया का असली नाम सुमित्रा था। उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी और वो नेपाल की रहने वाली थी। वो दरअसल नौकरी की तलाश में भारत आई थी और सिलीगुड़ी के एक डांस बार में उसकी नौकरी लग जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल को श्रेया पसंद आ गई थी और फिर उनका आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दरअसल रामेंदु सिलीगुड़ी में अकेला रहता था। उस वक्त उसका परिवार यूपी में था, इसलिए उस वक्त रामेंदु श्रेया के साथ लिव इन में रहने लगा। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और फिर एक दिन रामेंदु का तबादला देहरादून हो जाता है और वो देहरादून चला गया। रामेंदु का परिवार भी उसके साथ रहने के लिए देहरादून आ जाता है, पर रामेंदु को श्रेया की याद आती थी तो उसने उसे भी देहरादून बुला लिया। देहरादून बुलाने के बाद उन्होंने श्रेया के लिए एक फ्लैट किराए पे ले लिया और इसके बाद इनका घूमना फिरना फिर से शुरू हो गया। कभी कभी रात को जब वो घर नहीं लौटते थे तो उनकी बीवी को रामेंदु पर शक होने लगा और एक दिन रामेंदु की बीवी को हकीकत पता चल गई कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। और एक दिन रामेंदु की पत्नी श्रेया के पास पहुंच गई और दोनों में झगड़ा हो शुरू हो गया। अब चूंकि सब सच्चाई पता लग चुकी थी तो श्रेया रामेंदु के ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि रामेंदु ने उससे शादी का वादा किया था। अब रामेंदु पत्नी के झगड़ों और श्रेया के दबाव से काफ़ी परेशान रहने लग गया था। 9 सितंबर को वो श्रेया के फ्लैट पर उससे मिलने जाता है। फ्लैट में दोनों मिलकर शराब पीते हैं। वो जानबूझकर श्रेया को ज़्यादा शराब पिलाता है ताकि वो नशे में आ जाए। जब श्रेया नशे में होती है तो रामेंदु उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए बोलता है।
श्रेया मान जाती है और फिर रामेंद्र उसे रायपुर की तरफ सुनसान जगह पर ले जाता है। अब रायपुर की सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद रात के करीब 11 बजे वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। वो सड़क के किनारे गाड़ी रोकता है और एक हथौड़े से श्रेया के सर पर वार करता है। श्रेया उसी वक्त वही खत्म हो जाती है। वो अपने साथ एक टॉयलेट क्लीनर लेकर आया था क्योंकि उसमें एसिड होता है। अब वो टॉयलेट क्लीनर को श्रेया के चेहरे पर डालना शुरू करता है ताकि उससे उसका चेहरा पहचानने लायक ना रहे, और श्रेया की लाश को वहीं फेंक करके वापस घर लौट आता है। रामेंदु अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। उधर उनके जेल भेजने के बाद सारी कहानी इंडियन आर्मी को बताई गई। लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में इंडियन आर्मी की तरफ से उनके प्रवक्ता का स्टेटमेंट आया कि हम देहरादून पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। अगर देहरादून पुलिस सब कुछ प्रूफ कर देती है तो कम से कम रामेंद्र उपाध्याय को उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होगी। ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।